नमस्कार प्यारे बच्चों हम लोग प्रश्नावली 4.3 कर रहे थे और ये प्रश्नावली किस पर आधारित थी कि द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण को हम कैसे हल कर सकते हैं। हमने इससे पहले द्विघात समीकरण के मूलों की प्राकृति के बारे में भी सीखा था कि वह वित्तकार निकालकर हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्राकृति जान सकते हैं। बेटा आज हम प्रश्नावली 4.3 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले हम इसका पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, 8वां 9वां प्रश्न कर चुके हैं। अब आज हम प्रश्नावली 4.3 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को में से कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। जैसे आज सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब आपने करना क्या है, जैसे हमने इससे पहले 8वें और 9वें क्वेश्चन में किया था, गति वाले क्वेश्चन जब हमने किए थे उसमें हमें स्टेटमेंट कथन दिया जाता था, उस कथन को पढ़ के हमें द्विघात समीकरण बनाना होता था और उसको आगे हल करना होता था। बेटा आज भी हमारे पास इसी प्रकार के क्वेश्चन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में 5 नंबर के सीधे पूछे जाते हैं। तो देखिए ये 2020 में अभी इसी साल ये क्वेश्चन आया था पेपर में। तो बेटा इसको देखेंगे ज़रा अच्छी तरह हम, और फिर क्वेश्चन को पढ़ के पहले समीकरण बनाएंगे फिर उसको हल करेंगे। देखिए क्या बोलता है। 3 वर्ष पूर्व एक रहमान नाम का आदमी है, उसकी आयु 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले, मतलब अगर आज मेरी आयु 10 वर्ष है तो 3 साल पहले कितनी होगी, 10 - 3 7 वर्ष। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, जैसे a/b है उसका उल्टा b/a होता है। 2 का उल्टा, 2 को लिख सकते हैं 2/1, तो 2/1 का उल्टा 1/2 होता है। मतलब जो पहले हर था वो अब अंश बन जाएगा, जो अंश था वो हर बन जाएगा। तो क्या कहता है कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले जो रहमान की आयु थी उसका उल्टा, और अब से 5 वर्ष बाद, पश्चात होता है बाद, आज से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का ही उल्टा कर दें, तो जो पहले 3 वर्ष पहले की आयु का उल्टा किया था और जो अब 5 वर्ष बाद की आयु का उल्टा करेंगे, उन दोनों को अगर हम मिला दें, उनको जोड़ दें, तो उसका योग 1/3 होता है। तो बताएं रहमान की वर्तमान आयु क्या है, रहमान की वर्तमान आयु क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो मुझे आज की आयु बतानी है रहमान की, ना 3 वर्ष पहले की ना 5 वर्ष बाद की, आज की आयु बतानी है। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए हल देखते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है इस क्वेश्चन में रहमान की आयु को, तो जिसको निकालना उसी को मानते हैं। तो माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष, आयु हमेशा वर्ष में होती है। तो रहमान की मैंने आज की आयु मान ली x वर्ष, आज की आयु x वर्ष मान ली। तो बेटे 3 साल पहले की आयु, पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व मतलब होता है पहले, 3 वर्ष पहले कितनी आयु होगी, तो 3 माइनस कर देंगे आज की आयु में से। अगर आज मेरी आयु 15 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले कितनी आयु रही होगी, 15 - 3 12 साल। तो वैसे रहमान की आज की आयु x है, तो x में से 3 घटा देंगे तो 3 साल पहले की आयु आ जाएगी। वैसे ही मुझे अगर 5 साल बाद की आयु चाहिए, रहमान की 5 साल की बाद की आयु चाहिए, पश्चात मतलब बाद की आयु चाहिए, तो कैसे होगा। जैसे आज मेरी आयु अगर 15 वर्ष है, मान लो कि आपकी आयु 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी होगी, 15 + 5 20 वर्ष। तो रहमान की आज की आयु x वर्ष है, तो 5 साल बाद की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5। तो ये आयु 3 साल पहले की आ गई रहमान की, और ये आयु आ गई 5 साल बाद की। अब क्वेश्चन वाला क्या करता है, इन दोनों आयुओं का उल्टा लेना है, इन दोनों आयुओं का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। देखो यहाँ पे बेटे मैंने लेके दिखाया है एक का, कि x - 3 को लिख सकते हैं, ये रहमान की 3 वर्ष पहले की आयु है, 3 वर्ष पहले की आयु पूर्व। तो x - 3 को लिख सकते हैं x - 3/1, जिसका कोई हर नहीं होता उसका हर हम 1 लिख सकते हैं। अब इसका उल्टा करना है, उल्टा बेटे करने का मतलब होता है कि हर को अंश बना दे और अंश को हर बना दे, मतलब 1 को ऊपर ले जाएं और x - 3 को नीचे ले आए। तो x - 3 का व्युत्क्रम होगा 1/x - 3।
वैसे ही x प्लस 5 क्या थी, रेमान की 5 वर्ष बाद की आयु, x प्लस 5। इसका व्युत्क्रम कैसे लिया जाएगा, x प्लस 5 का कोई हर नहीं है तो उसका हर हम 1 बना सकते हैं। अब इसका उल्टा ले लो, अब नीचे वाली चीज़ ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, तो मतलब एक हर था वो अंश बन जाएगा और x प्लस 5 अंश था वो हर बन जाएगा। तो इस प्रकार हमने रेमान की आयु की 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम ले लिया और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम ले लिया। अब प्रश्न वाले ने क्या कहा था, प्रश्न वाले ने कहा था कि इन दोनों का योग, किसका योग, किस किस का योग, 3 वर्ष पहले की आयु के व्युत्क्रम का और 5 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रम का योग, इन दोनों का योग किसके बराबर है, 1/3। तो 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम क्या आया है, 1/x-3, और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम कितना आया है, 1/x-5। 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम आया है 1/x-3। अभी मैंने आपको व्युत्क्रम लेना बताया, व्युत्क्रम होता है उल्टा बेटे, हर अंश बन जाता है, अंश हर बन जाता है। और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम क्या आया है, 1/x-5। अब इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ दो, तो इनको जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, प्रश्न वाला बोलता है इनको जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 1/3। ठीक है, तो x 1/x-3 जमा 1/x-5 किसके बराबर आएगा, 1/3 के बराबर। ये प्रश्न वाला कह रहा है। बेटा एक चीज़ का और ख्याल रखना, जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया कि उनके ऐसे ब्रैकेट जरूर डाला करो। x-3 दो चीज़ें हैं, x और 3, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। वैसे ही x-5 दो पद हैं तो उनको हम ब्रैकेट में रखेंगे, बिना ब्रैकेट के नहीं रखना। अब इस समीकरण को मुझे क्या करना है, हल करना है। बस आपने कथन पढ़ा और उस कथन से समीकरण बना लिया। अब इस समीकरण को अभी हमें और आगे हल करना पड़ेगा। तो देखो बेटे, इन दोनों चीज़ों, बटे वाली चीज़ों को जमा कैसे करते हैं, वही पुरानी कहानी कि आर पार गुणनखंड से इस 1 को x-5 से गुना करेंगे, बीच में प्लस का निशान है, प्लस आ जाएगा। ठीक है, और इस 1 को, इस वाले 1 को इस वाले x-3 से गुना करेंगे, आर पार गुणनखंड का नियम। और नीचे वाले दोनों x-3 और x-5 आपस में गुना हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे वही स्टेप मैंने आगे किया, देखिए इधर। तो 1 गुना x-5 अभी आपको करके दिखाया था मैंने ऊपर, है ना, ये देखिए, दोबारा देखिए, इस 1 को इस x-5 से गुना करेंगे, वो मैंने यहाँ लिखा है, बीच में प्लस का निशान है, प्लस आ जाएगा। और इस 1 को इस x-3 से गुना करेंगे, 1 गुना x-3, वो मैंने यहाँ लिखा है, बड़ी सी लाइन डाल के बटे, बटे में नीचे वाले दोनों का गुना, नीचे वाली चीज़ें क्या थी, x-3 और x-5, 1/3 का 1/3, उधर तो कुछ नहीं, उधर तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखें। अब 1 से देखो, 1 से गुना करना है x-5 को, भी एक चीज़ तो है नहीं, दो चीज़ें हैं, तो ये 1 इस x से भी गुना होगा और ये 1 इस 5 से भी गुना होगा। तो 1 को x से गुना करेंगे, 1x आ जाएगा, या सिंपल x लिख दो, और इस 1 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5। वैसे ही प्लस का निशान है, प्लस। इस 1 को, अब ब्रैकेट के बाहर 1 है, 1 को x से गुना करेंगे आ जाएगा x, और 1 को -3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा बटे में। बटे में चलते हैं, बटे में क्या है, बटे में ध्यान से देखना, इन दोनों को गुना करना है, ये आपने 8वीं में सीखा भी है। तो सबसे पहले इस x को पकड़ते हैं, इस वाले x को, इस वाले x को अगले वाले दोनों से गुना करते हैं। तो x को x से गुना करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था x को x से गुना करें तो x की शक्ति 2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा x की शक्ति 2। अब इसी x को, पहले इस x को इस x से गुना किया तो x की शक्ति 2 आ गया, देखो यहाँ लिख दिया मैंने। फिर इस x को 5 से गुना करेंगे, तो 5 को और x को गुना करेंगे तो +5x आ जाएगा, दोनों ही प्लस के हैं। फिर x ने आगे, x दोनों आगे वाले दोनों से गुना हो गया। अब बारी है 3 की। अब इस -3, 3 नहीं है ये, -3 है, इस -3 ने इस x से पहले गुना होना है, तो -3 और x को गुना करेंगे तो आ जाएगा -3x। और फिर इस -3 ने इस +5 से भी गुना होना है, तो -3 गुना +5,
तो ये हो जाएगा -15। तो इस प्रकार हम नीचे वाली दोनों रकमों को गुना करेंगे। आगे चलते हैं। आगे देखो, ऊपर जरा ऊपर चले पहले अंश में। देखो ये x और ये x समान पद वाली चीज़ें हैं, समान पद वाली चीज़ें प्लस माइनस हो जाती हैं। तो x जमा x, अब ये x गुना x नहीं है, ये x में x जमा करना है। तो x का मतलब होता है 1x जमा 1x, तो 1 जमा 1 कितना हो गया 2 x बन गए। ठीक है। और वैसे ही इस +5 और -3, 5 में से 3 चले गए, 5 में से 3 चले गए, तो कितने रह गए? 5 में से 3 चले गए, तो 5 में से 3 चले गए तो रह गए 2। तो ऊपर बेटे आपके पास आ जाएगा x जमा x 2x, और 5 में से 3 चले गए आगे 2। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ बेटे, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हों तो उनको ब्रैकेट में लिखना चाहिए। तो ऊपर वाले को हल कर कर मेरे पास उत्तर आ गया 2x जमा 2 ब्रैकेट में। नीचे आ जाओ, नीचे वाले को हल करेंगे तो देखो यहाँ पे दो ही चार पद हैं, इसमें से 2 ही ये 5x और -3x ये एक जैसे पद हैं, समान पद है। तो 5x और 3x ही प्लस माइनस हो सकते हैं। अब करना क्या है, 5x में से 3x निकालना है, तो 5 में से 3 गए रह गए 2x, तो लिख दिया 2x। इसको भी आपने ब्रैकेट में लिखना है, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हों उनको ब्रैकेट में लिखना चाहिए। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, हल करने के बाद यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करना है, ये तो बड़ी ही आसान इक्वेशन है, समीकरण है। a/b बराबर हो c/d के, तो क्या करते हैं, आर पार गुणन करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, बीच में बराबर का निशान है, बराबर आ जाएगा, c को b से गुना करेंगे। तो यही काम हमने आगे किया है। देखिए तो 1 को गुना करना है, आर पर गुणनखंड ऊपर से देखे, ये देखिए ऊपर किया ना, देखो आर पर गुणनखंड 2x की 2 जमा 2x -15, इसको हमें गुना करना है 1 से, और 2x जमा 2 को किससे गुना करना है 3 से। तो यही बेटे अगले स्टेप में किया। देखिए यहाँ 1 को गुना करना है x की 2 जमा 2x -15 से, और 3 को गुना करना है 2x जमा 2 से। तो करें गुना, 1 से किसी को भी गुना करें, एक अंदर वाली तीनों चीज़ों से गुना होगा, 1 को किससे भी गुना करें तो वही चीज़ उत्तर आ जाती है। तो 1 को x की 2 से 1 को x की 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1x की 2, फिर इस 1 को 2x से गुना करेंगे तो आ जाएगा +2x, और इस 1 को -15 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -15। अब इस तरफ आ जाए, बराबर, बीच में बराबर का निशान है, बराबर। अब ये 3 जो है, ये वाला 3 अंदर वाली दोनों चीज़ों से गुना होगा, 3 को 2x से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6x, और इस 3 को +2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा +6। ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आगे क्या करेंगे, ये हमारे पास समीकरण बन गया, यहाँ तक आ गए। अब इन सबको एक तरफ ले आओ, ये +6x था, इसको यहाँ ले आएंगे तो -6x बन जाएगा, ये +6 था, यहाँ आके -6 बन जाएगा। तो उस तरफ क्या रह जाएगा, बराबर के निशान के उधर कुछ भी नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ ले आए, तो बराबर के निशान के उधर रह जाएगा 0। यहाँ तक पहुँच गए। अब अगले स्टेप में देखो क्या किया है। अगले स्टेप में क्या किया होगा, समान पद वाली चीज़ें देखनी है। देखो ये 2x और ये -6x, ये दोनों समान पद वाली चीज़ें हैं, तो 2 में से 6 चले गए, कितने रह गए 4, और निशान हमेशा बड़ी चीज़ का आता है, 6 के साथ माइनस का निशान है, तो -4 आ गए, तो आगे -4x। और देखो कोई समान पद वाली चीज़ें हैं, हाँ ये -15 और -6 ये दोनों समान पद वाली चीज़ें हैं। -15 -6, -15 -6, -15 -6, माइनस माइनस प्लस होता है, और चिन्ह हमेशा बड़ी चीज़ का आता है, तो -21 आ गया। तो बेटा ये आपके पास जो समीकरण दिया गया था वो ये बन गया। और ये कैसा समीकरण है, बहुत दिनों से आप कर रहे हो। इसमें एक ही चर x है और उस x की सबसे बड़ी शक्ति 2 है, इसलिए ये कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल करने के आपको 3 नियम पता है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि
और द्विघात सूत्र विधि। सबसे आसान विधि जो आपको लगती है वो द्विघात सूत्र विधि लगती है। तो हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र विधि में सबसे पहला स्टेप होता है कि x के वर्ग के गुणांक को a बोलते हैं, x के वर्ग के गुणांक को हम a बोलते हैं। तो देखिए ये जो x के वर्ग का गुणांक है 1, ये a बन जाएगा। हल्के हल्के चरों को काट दिया करो, पहला स्टेप। x का जो गुणांक है -4 वो b बन जाएगा, और जो c है वो -21 बन जाएगा। बाकी सारा काम पुराना ही है। उसके बाद a b c निकालने के बाद हम d निकालते हैं, विविधकार। उसको निकालने का सूत्र होता है b की शक्ति 2 -4 गुना a गुना c। तो b की जगह -4 रख देंगे, b की जगह -4 रख दिया, a की जगह 1 रख देंगे, c की जगह -21 रख देंगे। हल करेंगे उसके बाद, तो -4 का वर्ग, देखो मैंने यहाँ पे साइड में निकाल के दिखाया भी है कि -4 का वर्ग क्या होता है, -4 गुना -4। किसी भी चीज़ का वर्ग होता है उसको 2 बार गुना करें, तो -4 गुना -4, माइनस माइनस प्लस, प्लस 16 आ गया। तो -4 का वर्ग आ जाएगा +16। अब इन तीनों को गुना करना है, पहले दो दो को गुना करेंगे, -4 और 1 को गुना किया तो -4 आ गया, -4 और 1 को गुना किया तो आ गया -4 गुना -21। दो दो को गुना करो, तीनों को इकट्ठे गुना नहीं कर सकते, दो दो को गुना करो। तो अगले स्टेप में देखिए क्या आएगा, ये +16 का तो +16 नीचे उतार लिया। अब ये है -4 और -21, तो माइनस माइनस प्लस होता है, -4 गुना -21, माइनस माइनस प्लस होता है, और ये +84 आ जाएगा 84। तो लिख दिया +84। अब 16 और 84 को जमा करेंगे तो आ जाएगा 100। तो वो वित्तकार का मान आपके पास आ गया 100। आगे कैसे निकालते हैं x का मान या चर का मान कैसे निकालते हैं, दो मान होते हैं x के, वो कैसे निकाले जाते हैं बच्चे आपको पता है। x का मान निकालने का सूत्र होता है माइनस ब्रैकेट में b जमा वर्गमूल d बटे में 2a। ये पहला सूत्र, पहला मान निकालने का सूत्र है। और दूसरा मान वही सूत्र होता है, बस b और d के बीच यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ किसका आ जाता है, माइनस का निशान। तो दूसरा सूत्र निकालने का आपके पास, दूसरा मूल निकालने का सूत्र आपके पास होता है माइनस ब्रैकेट में b माइनस वर्गमूल d बटे में 2a। तो बस अब पहला मान निकालो, फिर दूसरा निकालेंगे। तो रखो यहाँ मान, माइनस की जगह माइनस का निशान, b का मान -4 है, -4 आ जाएगा, जमा की जगह जमा, d का मान 100 है तो वर्गमूल के अंदर 100 आ जाएगा। अब 100 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्गमूल निकालने की सबसे आसान विधि होती है भाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ मैंने 100 के भाज्य गुणनखंड बना के दिखाए आपको। पहले 100 को 2 से भाग करेंगे 50 आ जाएगा, 50 को 2 से भाग करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 25 ना तो 2 से जाता है ना 3 से, उसके बाद बारी आती है 5 से, 25 को 5 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 100 के भाज्य गुणनखंड बन जाएंगे आपके पास। देखिए नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये +4 बन गया, प्लस यहाँ 100 के मैंने अभाज्य गुणनखंड लिख दिए है, नीचे 2 1 कम 2। आगे देखिए, आगे है वर्गमूल निकालना जानते हैं। दो, अगर दो चीज़ों के जोड़े बन गए, दो और इन दो का जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर आ जाएगा। इन 2 5 और इन इन इस 5 का भी जोड़ा बन गया है 5 के साथ, तो 1 5 भी बाहर आ जाएगा। तो 4 जमा ये 4 जमा 2 गुना 5, और बटे में क्या था 2। उसके बाद बेटे आप बहुत गलतियां करते हो, पहले 4 और 2 को जमा कर देते हो। जमा नहीं करना, आपको मैं 10 बार बता चुका हूँ कि बॉड मास का रूल लगता है, ठीक है। जब बहुत सारे ऑपरेशन दिए हों, प्लस माइनस डिवाइड, तो क्या सबसे पहले करते हैं, पहले भाग करते हैं फिर गुना करते हैं। तो पहले गुना, अब गुना करना है यहाँ, तो 2 और 5 को पहले गुना करेंगे, 2 और 5 को गुना करेंगे आ जाएगा 10। तो ये आ गया 4 जमा 10 बटे में 2। 4 और 10 को जमा करेंगे तो आ जाएगा 14, 4 और 10 को जमा करेंगे 14 आ जाएगा, 14 बटे 2, 14 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 7। उसी प्रकार आप दूसरा मूल निकाल लें, x की दूसरी मान निकाल लें। इस साइड माइनस की जगह माइनस का निशान, b का मान -4, माइनस की जगह माइनस का निशान, और d का मान है 100। बिल्कुल वैसे करेंगे, माइनस माइनस +4 आ जाएगा, और 100 के भाज्य गुणनखंड बना लेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। उसके बाद
उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस 4 होता है तो यहाँ प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 होता है तो देखिए यहाँ प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, इस माइनस की जगह माइनस का निशान। 100 के भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, इन दो का 1 2 बाहर आ जाएगा, इन दो 5 का 1 5 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ रह जाएगा 4, वही मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, पहले गुना करेंगे, -2 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -10, तो आ जाएगा 4 -10 बटे में 2, तो 4 में से 10 चले गए, रह गए -6, -6 बटे में 2, -6 को 2 से भाग करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब x का मान आ गया -3 बेटे। x लेकिन हमने माना क्या है, रीमान की आयु। क्या किसी की आयु माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती, किसी की आयु माइनस में हो ही नहीं सकती। तो रीमान की आयु x हमने रीमान की आयु मानी थी और ये आ गई -3। क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, क्योंकि आयु मैंने लिखा है माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि आयु x हमने रीमान की आयु मानी है, ये माइनस में नहीं हो सकती, तो ये x का मान -3 नहीं हो सकता। तो क्या x का मान आएगा? x का मान आएगा 7। तो ये x क्या था? रीमान की आयु। तो रीमान की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु, यानी रीमान की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 7 वर्ष। ये था आपका क्वेश्चन, ये रीमान की वर्तमान आयु निकालनी थी, जिसको हमने x माना था। x का मान 7 और -3 आ रहा था, लेकिन x -3 नहीं हो सकता, क्योंकि x किसी की आयु है, आयु किसी की माइनस में नहीं हो सकती, तो x का मान आ जाएगा 7। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। पहले हम इसके कथन को पढ़ेंगे कि क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया हुआ है, 2017 में आया था ये। तो इसके पहले हम कथन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन है क्या। देखो बेटे, आयत, आयत के बारे में आप 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। आयत एक चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। लंबी भुजा को हम लंबाई बोलते हैं और छोटी भुजा को चौड़ाई बोलते हैं। और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जिस कागज़ पे आप लिखते हो वो भी आयताकार है, जिस ब्लैक बोर्ड पे हम काम कराते हैं वो भी आयताकार है, आपका फर्श जो है वो आयताकार है। ठीक है, तो आयत के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो हमें 6वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? जो उसके विपरीत शीर्षों को मिलाती है रेखा। दो, किसी भी चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, किसी भी चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, कोई जैसा मर्जी चतुर्भुज हो, 4 भुजाओं वाला, तो इन दोनों शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण बोलते हैं। ये एक विकर्ण बन गया, ये दूसरा विकर्ण बन गया। तो अब प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्या कहता है कि एक आयताकार खेत है, एक खेत है वो आयताकार आकृति का है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? का विकर्ण, उस आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण अभी आपको बना के दिखाया, उसकी छोटी भुजा, जो खेत की छोटी भुजा है उससे 60 अधिक है। मतलब अगर इसकी छोटी भुजा मैं 100 ले लूँ तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 100 जमा 60 160। ठीक है, अधिक लंबा है। ऐसे क्वेश्चन अपने मन से पूछा करो, अपने जो भी चीज़ पढ़ते हो कथन को पहले अपने मन में सोचा करो। एक चीज़ और, इसके विकर्ण के बारे में पता चल गया कि इसका विकर्ण जो छोटी भुजा लेंगे उससे 60 अधिक होगा। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, अब बड़ी भुजा के बारे में भी बात कर रहा है कि मैंने बताया था ना बेटा, आया था कि यार खेत की लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई बड़ी भुजा होती है और चौड़ाई छोटी भुजा होती है। जरूरी नहीं है ऐसा हो, कभी कभी चौड़ाई भी बढ़ जाती है और लंबाई छोटी हो जाती है। तो एक बड़ी भुजा होती है और एक छोटी भुजा होती है, किसमें? आयत में। तो जो छोटी बड़ी भुजा के बारे में अब ये क्या कह रहा है, इस पॉइंट में बड़ी भुजा के बारे में क्या कह रहा है, इस पॉइंट में वो बड़ी भुजा के बारे में क्या कह रहा है, सुने कि जो बड़ी भुजा है, जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। जो छोटी भुजा है उससे 30 ज़्यादा है। अगर छोटी भुजा को 100 मान लो तो बड़ी भुजा 100 जमा 30 130 हो जाएगी। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, खेत की भुजाएं, मतलब छोटी भुजा भी निकालनी है और बड़ी भुजा भी निकालनी है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत है, ठीक है, उसकी एक बड़ी भुजा और एक छोटी भुजा होगी और एक विकर्ण होगा। विकर्ण के बारे में क्या बोला है कि विकर्ण छोटी भुजा से 60 अधिक है
और बड़ी भुजा के बारे में क्या बोला, बड़ी भुजा भी छोटी भुजा पे निर्भर करती है कि बड़ी भुजा भी छोटी भुजा के से 30 अधिक है। तो मुझे इस खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है बेटे। तो देखो यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने एक दो चीज़ें यूज़ में आनी है इस क्वेश्चन में। पहले हम प्रश्न को करने से पहले उन चीज़ों को देख लेते हैं। पहले क्या क्या चीज़ें यूज़ में आनी, वो डब्बे में डाली और साइड में मैंने की भी हुई है। देखो बेटे यहाँ पे ना दो चीज़ें आपके बड़े ही यूज़ में आनी है। एक तो ये सूत्र a जमा बी का वर्ग, ये सूत्र मैं कितनी बार आपको लिखवा चुका हूँ कि ब्रैकेट में दो चीज़ें हों और उनके पूरे का वर्ग लेना हो। तो a जमा बी का वर्ग होता है a का वर्ग पहली चीज़ का वर्ग जमा दूसरी चीज़ का वर्ग जमा 2 गुना पहली चीज़ गुना दूसरी चीज़। तो a जमा बी का वर्ग होता है a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab। a जमा बी का वर्ग होता है a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab। उसके साथ बेटे आपने एक चीज़ और पढ़ी थी 8वीं क्लास में, एक समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, आपने 9वीं में भी पढ़ा था ये कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। अगर उन तीनों कोणों में से अगर कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के देखो जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है ना दो भुजाओं के बीच में, उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, इसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, ये इसको लंब बोलते हैं और नीचे वाली भुजा को हम आधार बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ें होती हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, 90 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, उसको कर्ण बोलते हैं। ये बड़ा बहुत जगह यूज़ में आएगा, अभी त्रिकोणमिति करनी है वहाँ पे भी बहुत यूज़ में आएगा। तो जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे लंबी होती है, उसको बोलते हैं कर्ण। और दो बाकी भुजाएं बच गई, एक छोटी एक बड़ी। तो एक भुजा को हम उसमें से लंब कहते हैं और एक भुजा को आधार। जो नीचे वाली भुजा है उसको आधार और ये वाली भुजा है उसको बोलते हैं लंब। ठीक है, जरूरी नहीं है, हम त्रिकोणमिति में देखेंगे कि कभी कभी ये आधार हो जाता है और ये लंब हो जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी इस क्वेश्चन के लिए मान लो कि इस भुजा को हम लंब बोलते हैं और इस भुजा को आधार। देखिए ये तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में हमने देख लिया, आधार लंब और कर्ण। अब इनमें एक संबंध होता है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था जिसने इन तीनों भुजाओं के बारे में एक संबंध दिया। उसने कहा कि समकोण त्रिभुज के आधार का वर्ग और समकोण त्रिभुज के लंब का वर्ग, इन दोनों को जमा करने पर हमेशा किसके बराबर मिलता है, जो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है उसके वर्ग के। आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के आधार का वर्ग और उसके लंब का वर्ग कर दो और उनको जोड़ दो, तो उन दोनों का जोड़ हमेशा किसके बराबर आएगा, कर्ण के वर्ग के। ठीक है, तो इसकी ये तीनों भुजाओं के बीच में संबंध होता है। अब इसका यूज़ इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखो इन दोनों देखो हमारे पास मैंने चित्र बनाया है यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, मुझे क्या दिया हुआ है, एक आयताकार खेत ABCD। ये मैंने एक आयताकार खेत बनाया है ABCD। अभी आयत के बारे में आपको बताया था कि इसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। ठीक है, एक को हम बड़ी भुजा बोल देते हैं, इसको हम बड़ी भुजा बोल देते हैं और इसको हम छोटी भुजा बोल देते हैं। लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई होती है, लंबाई को हम बड़ी भुजा बोल देते हैं और चौड़ाई को छोटी भुजा बोल देते हैं। ठीक है, और ये इसका विकर्ण है, जो विपरीत शीर्षों को रेखा मिलाती है उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। ठीक है, चित्र में ये दिखाया गया कि ABCD हमारे पास एक आयताकार खेत है और AC क्या है, इसका विकर्ण है। ये इसकी बड़ी भुजा है और ये इसकी छोटी भुजा है। ये आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, अगर ये बड़ी भुजा तो ये भी बड़ी भुजा, ये छोटी भुजा तो ये भी छोटी भुजा, ये इसका विकर्ण है। उसके साथ साथ आयत के सारे कोण जो होते हैं, आयत के सारे कोण जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के। इसलिए देखो चित्र में मैंने दिखाया है
कि ये कोण भी 90 के बराबर है, बी वाला भी, सी वाला भी, डी वाला भी और ए वाला भी। तो बेटे अगर ध्यान से देखें तो ये जो चीज़ है हमारे पास, ये वाली चीज़ ए बी सी ए, ये क्या बन गई जिनको मैंने शेड किया है, ये एक समकोण त्रिभुज ना बन गया, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, है ना। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी, ये जो त्रिभुज बन गया वो कैसा बन गया, एक समकोण त्रिभुज, जिसके बारे में अभी अभी हमने बात की थी। तो समकोण त्रिभुज बन गया, तो इस भुजा को हम आधार बोलते हैं। तो मतलब जो बड़ी भुजा है आयताकार खेद की, वो आधार बन गई। इसको हम लंब बोलते हैं। तो जो छोटी भुजा है वो लंब बन गई, इसलिए मैं चौड़ाई ऑब्लिक लंब लिखा है यहाँ। और जो विकर्ण था इसका ए सी, वो क्या बन गया, कर्ण, इसलिए मैंने इसको विकर्ण ऑब्लिक कर्ण लिखा है। ठीक है। अब बोलोगे ये x/60, ये x/30, ये क्या लिखा है। देखो हमने क्या करना है, इस आयताकार खेद की कोई भी भुजा मुझे नहीं दे रखी, ना छोटी ना बड़ी ना विकर्ण। तो हमने क्या करना है, इस आयताकार खेद ए बी सी डी, इस आयताकार खेद ए बी सी डी की छोटी भुजा बी सी, ये छोटी भुजा है बी सी, इसको मैंने x मान लिया, क्योंकि विकर्ण भी छोटी भुजा पे निर्भर कर रहा है। प्रश्न में बोला है कि जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 अधिक है। अगर मुझे छोटी भुजा पता होगी तभी मैं विकर्ण निकाल पाऊंगा ना। वैसे ही बड़ी भुजा भी छोटी भुजा पे निर्भर कर रही है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है। अगर मैं छोटी भुजा पता होगी तभी मैं बड़ी भुजा भी निकाल पाऊंगा ना। तो छोटी भुजा को मैंने मान लिया कि मान लिया वो x है। तो विकर्ण क्या बन जाएगा, या बड़ी भुजा क्या बन जाएगी, ये इसकी बड़ी भुजा है। बड़ी भुजा के बारे में क्या क्या रखा है कि वो छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो इसलिए वो x+30 बन जाएगी। और इस विकर्ण के बारे में क्या क्या रखा है कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो छोटी भुजा x मानी, x में 60 जोड़ दोगे तो आपको विकर्ण AC मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटी भुजा को मैंने x मान लिया जो कि लंब है। ये बड़ी भुजा को मैंने x/30 हो जाएगी ये, क्योंकि वो छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो ये आधार बन गया। और ये विकर्ण जो अभी कर्ण समकोण त्रिभुज का कर्ण बनेगा, ये छोटी भुजा से 60 अधिक है, इसलिए यहाँ पे x/60 लिखा है। अब हम क्या करेंगे, अभी अभी आपको बताया कि ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है। तो इस त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ये आधार जमा लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। तो ये सूत्र लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय। क्यों लगा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, क्या किसी भी त्रिभुज में लगा दोगे, नहीं, जो समकोण त्रिभुज होगा जिसका कोई एक कोण 90 के बराबर होगा, जिसका कोई एक कोण 90 का बराबर होगा, वहीं पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। अब देखिए आधार क्या है हमारे पास, आधार हमारे पास x/30 है। लंब क्या है बताया था, लंब यली भुजा थी लंब। देखो ये हमारे पास x है, तो इसकी जगह लंब की जगह लिख दिया x। आधार x/30 है। और कर्ण क्या है, ये कर्ण था, यली भुजा कर्ण थी, और कर्ण क्या थी, x/30। तो x/60 थी, x/30 नहीं, x/30 तो ये था इसका आधार। तो आधार की जगह आधार का मान रख दिया। आधार का मान x/30 है, तो x/30 का वर्ग बन जाएगा। लंब x है तो x लंब का वर्ग लेना, तो x का वर्ग बन गया। बराबर बीच में बराबर का निशान, बराबर। ये कर्ण है, कर्ण हमारे पास यली भुजा थी, यली भुजा कर्ण थी, यली भुजा कर्ण थी। और ये कितने, इसका मान क्या था, x/60, तो x/60 का वर्ग बन गया। अब इसको हल करना है। इसके लिए मैंने आपको बता दिया था कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला। इनको हल करेंगे तो इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे तो कौन सा सूत्र लगेगा, a/b के वर्ग वाला। तो यहाँ पे a/b का वर्ग लगा देंगे तो आ जाएगा a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2 गुना a गुना b। ये a है और ये b है, ठीक है, जमा x का वर्ग। ये देखो a है, ये a है, a का वर्ग, ये b है, b का वर्ग जमा 2 गुना a गुना b। ये
डॉट मत समझ लेना, ये गुना का निशान है, लेकिन गुना का निशान भी डाल सकते हो या डॉट भी डाल सकते हो। तो ये ए है और ये बी है, ठीक है। जमा, ये बीच में जमा का निशान है, जमा एक्स की शक्ति 2, ये जमा एक्स की शक्ति 2, ये जमा की जगह जमा का निशान, ये एक्स की शक्ति 2 की जगह एक्स की शक्ति 2, बीच में बराबर का निशान है, बराबर डाल देंगे। उसके बाद हमने ये x जमा 60 का भी वर्ग करना है, x जमा 60 का वर्ग, तो वही a जमा b, ये a बन गया, ये बन गया b, तो a का वर्ग पहली चीज़ का वर्ग जमा दूसरी चीज़ का वर्ग जमा 2 गुना पहली चीज़ गुना दूसरी चीज़। चलिए आगे चलते हैं अगले। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने स्टेप लिखा है उसमें क्या है, x की 2 की जगह x की 2, 30 का वर्ग मैंने यहाँ निकाला है, 30 का वर्ग होता है 30 गुना 30, यहाँ निकाल के दिखाया है मैंने। 30 का वर्ग होता है 900, और इन तीनों को गुना करेंगे, 2 और 30 गुना हो जाएंगे, आ जाएगा 60, 60x, ये x की 2 की जगह x की 2, बराबर की जगह बराबर का निशान, x की 2 की जगह x की 2, 60 का वर्ग यहाँ निकाल के दिखाया है, 60 का वर्ग होता है 60 गुना 60, 6 6 36, 3600 आ गया 60 का वर्ग। इन तीनों को गुना करना है, 2 और 60 को गुना करेंगे 120 आ जाएगा, तो 120x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, सारी चीज़ों को एक तरफ ले आए, x की 2 की जगह x की 2, 900 की जगह 900, 60x की जगह 60x, x की 2 की जगह x की 2। अब ये माइनस एक्स की 2 कहाँ से आया, ये प्लस एक्स की 2 है, इसको यहाँ ले आए, माइनस एक्स की 2 बन गया। ये प्लस 3600 है, इसको यहाँ ले आए, माइनस 3600 बन गया। ये प्लस 120 है, इसको यहाँ ले आए, माइनस 120 बन गया। और बराबर के निशान के उधर क्या रह गया, बराबर की जगह बराबर का निशान, उधर क्या रह गया, उधर जो सारी चीज़ें थी उसको मैं इस हाथ की तरफ ले आया, इधर ले आया, तो वहाँ क्या रह जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अब इसमें देखा समान पद वाली चीज़ें तो कोई है, देखते हैं, ये प्लस एक्स की 2 और ये माइनस एक्स की 2, ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद एक्स वाली चीज़ें देखो है कोई, देखो ये प्लस 60x है और ये माइनस 120x है, तो 60 में से 120 चले गए, तो 120 में से 60 निकालो, 60 रह गए। और चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी चीज़ का, तो 120 के साथ माइनस का चिन्ह तो माइनस 60 आ जाएगा, तो इसलिए ये रह गया माइनस 60x, ठीक है। उसके बाद देखें, ये 900 है और ये माइनस 3600 है, तो 900 में से 3600 चले गए, 3600 में से 900 जाएंगे तो आ जाएगा 2700, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी चीज़ का, तो माइनस है इसके साथ, तो माइनस 2700। तो ये आपके पास बन गया एक द्विघात समीकरण। आगे वही द्विघात सूत्र विधि से इसको हल करना है, जिसका कोई गुणांक नहीं होता, ये x का वर्ग है, तो इसको मैं एक x का वर्ग लिख सकता हूँ, तो नीचे मैंने वही लिखा है, एक x का वर्ग माइनस 60x माइनस 2700। उसके बाद a b c निकालेंगे, हल्के हल्के चरों को काट दो, तो जो x के वर्ग का गुणांक है इसको a बोलते, तो a का मान आ गया 1, b का मान आ गया माइनस 60 और c का मान आ गया 2700। उसके बाद हम निकालेंगे इसका वित्तकार। वित्तकार निकालने का सूत्र होता है b की शक्ति 2 माइनस 4ac, b का मान आया है माइनस 60, माइनस 60 की शक्ति 2, माइनस 4 की जगह माइनस 4, a का मान 1 है, 1 रख दिया, c का मान है माइनस 2700, तो c की जगह माइनस 2700 रख दिया। माइनस 60 का वर्ग मतलब होता है, सीधा लिख सकते हो, माइनस 60 गुना माइनस 60, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 60 को 60 से गुना करेंगे, भी पीछे बताया था 3600 होता है, तो प्लस 3600 आ गया। अब इन तीनों को गुना करना है, इन तीनों को गुना करना है, तो सबसे पहले माइनस 4 और 1 को गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 गुना माइनस 2700। अब अगले स्टेप में माइनस 4 और माइनस 2700 को गुना करना है, माइनस 4 और माइनस 2700 को गुना करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2700 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10,080, 10,800, सॉरी 10,800, 10,800 में से 800 में 3600 जमा करेंगे तो आ जाएगा 14,400, तो डी का मान आ गया 14,400। उसके बाद एक्स निकालना है, एक्स को निकालने का सूत्र क्या होता है, एक प्लस के 2 होते हैं, तो एक्स को निकालने का सूत्र होता है माइनस बी जमा वर्गमूल डी बटे में 2a, मान डाल दो, माइनस की जगह माइनस का निशान, बी का मान माइनस 60, बी का मान माइनस 60, डी का मान
14,400 बटे में 2a, a का मान 1 है। उसके बाद मैंने साइड में आपको 14,400 के अभाज्य गुणनखंड बना के दिखाए हैं, 14,400 के अभाज्य गुणनखंड बना के दिखाए हैं, क्योंकि हमें इसका वर्गमूल लेना है। 14,400 के अभाज्य गुणनखंड बना के दिखाए हैं। तो पहले 14,400 2 से भाग होगा, 7200 आ जाएगा, 7200 2 से भाग होगा, 3600 आ जाएगा, 3600 2 से भाग होगा, 1800 आ जाएगा, 1800 2 से भाग होगा, 900 आ जाएगा, 900 2 से भाग होगा, तो 450 आ जाएगा। 450 को फिर 2 से भाग करेंगे तो 225 आ जाएगा। अब 225 जो है वो 2 से भाग नहीं होता, उसके बाद बारी होती है 3 से, 3 से ये भाग हो जाता है, 3 से भाग करेंगे तो 75 आ जाएगा, फिर 75 3 से फिर भाग हो जाता है, फिर आ जाएगा 25, फिर 25 5 से भाग हो जाएगा, आ जाएगा 5, तो 5 5 से भाग होता है, 5 एकम 5। तो ये बन गए 14,400 के अभाज्य गुणनखंड, वो हमने यहाँ लिख दिए, 14,400 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख दिए। क्यों उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा? क्योंकि वर्गमूल तभी निकलेगा, क्योंकि हमें 14,400 का वर्गमूल लेना है। तो देखिए -60 + 60 हो गया, 14,400 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, 2 एकम 2 होता है। आगे देखें, उसके बाद इन 2 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा, इन 2 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा, इन 2 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा, और इन 2 3 का 1 3 बाहर आ जाएगा, इन 2 5 का 1 5 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार 14,400 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो 60 की जगह 60 लिखा। अब इनमें पहले प्लस नहीं करना, पहले गुना करना है। इन सबको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, तो 120 लिख दिया यहाँ बटे में 2। 60 और 120 को जमा करेंगे, आ जाएगा 180, 180 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 90। तो ये आगे x हमें क्या, अब दूसरा मान भी निकाल लेते हैं x का। जब दूसरा मान x का बेटा यहाँ से निकालेंगे ना आप, तो वो माइनस में आएगा। देखिए -b की जगह -b, बस बीच में प्लस की जगह यहाँ माइनस का निशान आता है। दूसरा मूल निकालने के लिए वर्गमूल d बटे में 2 है। जब आप मान मूल रखेंगे सारा और हल करेंगे, वही 14,400 का सीधा ही मैंने लिख दिया, वर्गमूल 120 आता है। अभी यहाँ निकाल के दिखा था ना 14,400, ये देखो 14,400 का वर्गमूल 120 आया था, तो मैंने सीधा ही लिख दिया 14,400 का वर्गमूल 120 आ जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, यहाँ +60 का तो प्लस हो गया, लेकिन 120 माइनस का हो गया। तो 120 में से 60 चले गए, रह गए 60, लेकिन निश्चित बड़ी चीज़ का आता है, तो -60 बटे 2 आ गया, -30। अब x हमने क्या माना है, छोटी भुजा की लंबाई। क्या बेटे कभी लंबाई माइनस में हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती, यह संभव नहीं है, क्योंकि भुजा की लंबाई माइनस नहीं हो सकती, ये लिखा हुआ है। यह संभव नहीं है क्योंकि भुजा की लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती। x हमने क्या माना है, छोटी भुजा की लंबाई। तो छोटी भुजा की लंबाई बेटे क्या आ जाएगी, 90 मीटर। छोटी भुजा की लंबाई क्या आ जाएगी, 90 मीटर। तो बड़ी भुजा की लंबाई क्या आएगी, बड़ी भुजा क्या है, छोटी भुजा से 30 अधिक, तो 90 जमा 30 120, तो 120 जो है आपके पास बड़ी भुजा की लंबाई आ जाएगी। अगर विकर्ण पूछा होता तो क्या आएगा, विकर्ण छोटी भुजा से 60 अधिक है, छोटी भुजा का मान 90 आया है, तो 90 जमा 60 150 हो जाता है। तो आई थिंक बच्चे आपको ये समझ में आ गया होगा, जो मैंने आज आपको ये 2 क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत टाइम लगा के कराए हैं, एक एक चीज़ आपको समझाई है। बच्चे इनको घर पे प्रैक्टिस करना, और हो सके तो 4.3 के जो बाकी क्वेश्चन बच गए, जैसे नंबर तीसरा 11 नंबर तीसरा कथन वाला क्वेश्चन नहीं है, वो आर पार गुणनखंड करके समीकरण बनाने वाला क्वेश्चन है, उसको ट्राई करना। बेटे मैथ्स प्रैक्टिस से ही आता है, और कोई इसका सिखाने का कोई तरीका नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको मैथ्स आएगा। धन्यवाद बेटे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चे।